वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन। वैसे एक बात बताइए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसी लगती है? अच्छी लगती है या फिर बुरी लगती है? I mean, it's alright. मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बाय द वे, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बुरी लगती है। क्यों? तो क्या हुई? हमेशा बुरी नहीं लगती, अच्छी भी लगती है, बट बुरी भी लगती है तब जब इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस निकल के आते हैं। आपको पता है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इसको फनी लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जितने रूल्स हैं उससे ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं। बात तो सही है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर कभी साउंड करते हैं, कभी देखने में सिमिलर होते हैं, और इसी सिमिलैरिटी की वजह से हुआ क्या है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो चुकी है, और इसीलिए ऐसे वर्ड्स को कन्फ्यूजिंग वर्ड्स कहा जाता है। दो तो आपके सामने ही हैं, इन्हें बोलूँ क्या? लूज़ बोलूँ या लूस बोलूँ? अगर लिख रहे हैं तो सिंगल ओ लगाऊँ या डबल ओ लगाऊँ? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो गाइस, आज से आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहे। गाइस, जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो इन दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को समझते हैं। तो देखिए, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है पहले वो समझिए। डबल ओ वाले लूज को लूज नहीं लूस बोलते हैं एक्चुअली, ध्यान रखिएगा। ये लूस है और इसका मतलब है ढीला, ठीक है, जो चीज़ टाइट ना हो, नॉट टाइट और फिक्स्ड सिक्योरली। तो इसे याद कैसे रखें कि डबल ओ लगाना है सिंगल, इसकी ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगी। अब हम यहाँ आ जाते हैं। LOSE, इसे बोलते हैं लूज। क्या बोलते हैं? लूज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लूज है और ये लूज है, और ये वाला जो लूज है इसका मतलब होता है खोना, टू बी अनेबल टू फाइंड समथिंग और टू फेल टू कीप समथिंग। जब कोई चीज़ खो जाए तो आपको ये यूज़ करना है, जैसे ये अभी कुछ ढूंढ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बटन ऑन द शर्ट वर लूज, मतलब कमीज के बटन ढीले थे। एंड ही डिडंट want to lose even a single button, और वह एक भी बटन खोना नहीं चाहता था। तो ढीले थे के लिए हमने ये वाला लूज यूज़ किया, और खोने के लिए हमने LOSE लूज यूज़ किया। अब देखिए ट्रिक याद रखने की कि क्या है। तो कोई चीज़ अगर ढीली है, जैसे इसके पैंट्स ढीले हैं, तो इतना ढीला है कि एक कोई और भी आ जाए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक ओ और आ गया, और यहाँ पर सिंगल ओ है और इसका मतलब है खोना, तो एक ओ खो गया है। क्या हुआ? एक ओ खो गया है। ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा ये। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। जल्दी से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन तक पहुँचे। अब अगले जो हमारे वर्ड्स हैं वो हैं ले एंड लाई। अब इसमें क्या कंफ्यूजन है? दोनों तो अलग अलग है, तो समझिएगा। ये जो लाई है ये एक्चुअली ये है लेटना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है ना, सेकंड फॉर्म वो क्या होती है पता है? वो होती है ले। कंफ्यूजन यहाँ है, लेटने वाले लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, और ले ऑलरेडी एक वर्ड है और जो कि है रखना, ठीक है। ले मतलब रखना, स्पेशली बिछाना। कोई चीज़ आप आराम से रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट है उसको आप बिछा देते हैं, ठीक है, तो आप ले यूज़ करेंगे, टू प्लेस और पुट समथिंग डाउन। और ये तो लेटना आपको पता ही है। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ ले द बुक ऑन द टेबल, कृपया पुस्तक को मेज पर रख दो, ठीक है। उसके बाद ही लाइक्स टू लाई डाउन एंड टेक अ नैप आफ्टर लंच, वह दोपहर के बाद लेट कर नींद लेना पसंद करता है। तो LIE लाई मीन्स लेटना, ठीक है। चलिए अगला है हमारे पास THAN एंड THEN। इसमें क्या कन्फ्यूज़न होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। इवन जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसको दैन बोलते ही हैं, इसको भी दैन ही बोल देते हैं, बट ये है देन, ठीक है, और ये है दैन। तो ध्यान रखिए, ये ए करके बोलेंगे, ये ए करके बोलेंगे। और देखिए अब मीनिंग समझिए, ये जो दैन है इसका जो मतलब है वो से करके आएगा, ठीक है, से। यूज्ड इन कंपेरिजन्स टू इंडिकेट अ डिफरेंस इन डिग्री और अमाउंट। ये जब आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, तब इसका यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, सो दिस सर्कल इज बिगर दैन दिस वन। हिंदी में कैसे बोलेंगे? ये सर्कल इस सर्कल से बड़ा है, ठीक है। तो जब कंपेयर करें तो ये यूज़ करें आप। और जब आपको कहना हो
तब उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, मतलब कोई एक घटना हुई उसके बाद कोई दूसरी घटना। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यूज टू, दिस इज यूज टू इंडिकेट अ पॉइंट इन टाइम और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एग्जाम्पल में देखिए क्लियर होगा, शी सेड दैट शी इज टॉलर देन हर सिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर कर रही है, उसने कहा कि वो अपनी बहन से लंबी है, कंपेयर कर रही है तो देन यूज किया। देन, ठीक है, कहने के बाद क्या हुआ, देन शी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। फिर देन के लिए मैंने क्या बोला, फिर वह कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए दुकान गई। तो कुछ किया उसने, फिर उसने ऐसा किया। तो जब सीक्वेंस बता रहे हैं तब आप देन यूज करेंगे और देन ही बोलेंगे इसको, ठीक है। अब जो हमारे पास पेयर है वो है इट्स और इट्स का। दोनों की प्रोनाउंसिएशन अगर आप ध्यान दें तो देखिए सेम ही है, इसे भी हम इट्स बोलेंगे और इसे भी हम इट्स बोलेंगे। फर्क है इस अपॉस्ट्रोफी का, ये जो ऊपर कॉमा लगा होता है ना, इसे अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। सो दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का फर्क है, तो अर्थ में क्या फ़र्क है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको समझिए, ये समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स है, इसके केवल दो ही मतलब हैं, या तो ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है या तो ये इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके अलावा इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये वाला इट्स देखते हैं, इसका मतलब है इसकी या फिर इसका। यूज टू इंडिकेट पोजेशन और बिलोंगिंग टू समथिंग। किसी वस्तु की अगर जैसे जब आप किसी व्यक्ति का कुछ बताते हैं तो आप अपॉस्ट्रोफी लगाकर बताते हैं, जैसे आप बोलोगे कंचन्स पेन, ठीक है। जब आप किसी वस्तु का कोई हिस्सा बता रहे हैं, इसका कुछ, तो आप ये यूज़ करेंगे, या फिर अगर वो एनिमल है तो, ठीक है, पशु का। तो जैसे मान लीजिए आपको बोलना है, किसी बिल्ली की बात कर रहे हैं या किसी भी जानवर की बात कर रहे हैं और बोलना है इसकी पूंछ, तो आप बोलेंगे इट्स टेल, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, इट्स टेल, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, द कैट इज लिकिंग इट्स पॉज। अब पॉ मतलब पंजा होता है, सो बिल्ली अपने पंजे चाट रही है। एंड इट्स रेनिंग आउटसाइड, और बाहर बारिश हो रही है। तो देखिए इट इज है ये, क्लियर। चलिए आगे हमारे पास पेयर पी डबल ई के पीक एंड पी ई ए के पीक। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस पीक का मतलब होता है झांक, अ क्विक और फर्टिव ग्लैंस। आप झांक कर देखते हैं चुपके से, ठीक है, तो वो हो गया सेंस यहाँ पे। और ये वाला जो पीक है ये शिखर है, जैसे पर्वत का शिखर होता है, जैसे कि ये बोलते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल, शी टुक अ पीक थ्रू द की होल। चाबी जहाँ डालते हैं, की होल उसे बोलते हैं, और वहाँ से अगर आप झांक कर कुछ देखते हैं तो उसके लिए आप पीक यूज़ करेंगे, ठीक है। शी टुक अ पीक थ्रू द की होल एंड सॉ द माउंटेन पीक, ठीक है, और पर्वत के शिखर को देखा वहाँ से। चलिए अगला है हमारे पास जो पेयर, वो है एडवाइस एंड एडवाइस का। फ़र्क देखिए, ये है एडवाइज और ये है एडवाइस। उसके अलावा ये जो है सी वाला, ये सलाह है, मतलब ये नाउन है, और ये जो है इसे एडवाइस बोलेंगे। तो मैंने बताया आपको, इसका मतलब है सलाह देना, मतलब ये क्रिया है। तो ये नाउन है, ये वर्ब है, ये सजेशन है, और ये क्या है, टू गिव सजेशन। फाइन। देखिए एग्जाम्पल, आई वुड एडवाइज यू, मतलब मैं क्या है, मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक है, मैं आपको सलाह दूंगा, ये इसका मतलब हुआ आई वुड एडवाइज यू टू लिसन टू हर एडवाइस। तो मैं आपको उसकी सलाह को सुनने की सलाह दूंगा। तो हर एडवाइस ये एंड वर्ब के तौर पे यूज़ किया, तो ये यूज़ किया, ठीक है। आगे हमारे पास जो पेयर वो है स्टेशनरी एंड स्टेशनरी का। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है वो देखिएगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है। अब लिखते वक्त ये कैसे ध्यान रखें वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले अर्थ को समझते हैं। ये जो ए वाला स्टेशनरी है, इसका मतलब है स्थिर, नॉट मूविंग और चेंजिंग। जैसे बिल्डिंग्स हैं वो स्टेशनरी हैं, हिलती नहीं रहती, राइट। और ये वाला जो ई वाला स्टेशनरी है, ये है लेखन सामग्री, राइटिंग मटेरियल सच एज पेपर, एनवेलप्स एंड पेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कार वॉज स्टेशनरी एट द रेड लाइट। तो रेड लाइट पर क्या था कि कार स्थिर थी। एंड शी रोट अ लेटर यूजिंग द स्टेशनरी शी हैड इन हर बैग। और उसने अपने बैग में रखी लेखन सामग्री का इस्तेमाल करते हुए एक पत्र लिखा। क्लियर। अब याद कैसे रखेंगे, आप देखिए पेन में ई है, ठीक है, पेन में ई है। अगर पेंसिल लिखते हैं आप तो इसमें भी ई होता है, तो इससे पेन और पेंसिल से याद रखें कि स्टेशनरी में ई होगा,
ठीक है। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी ये रही, डू रिमेंबर पाना है परफेक्शन तो फॉलो इंग्लिश कनेक्शन। आगे हमारे पास जो पेयर वो है बिसाइड और बिसाइड्स का। अक्सर ये इंटरचेंजेबली लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो बिसाइड है बिना एस वाला, इसका मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू और अलॉन्ग साइड समथिंग। जैसे ये जो लड़का है ये चेयर के बगल में है, ठीक है। और BESIDES मतलब एस वाला जो बिसाइड है, इसका मतलब है इसके अलावा, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिसाइड द रिवर मतलब नदी के पास या नदी के बगल में, देयर वॉज अ बेंच वेयर दे कुड सिट एंड रिलैक्स, ठीक है, एक बेंच था उसके बगल में। बिसाइड्स दैट मतलब इसके अलावा, देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू इन द स्मॉल टाउन, इसके अलावा के लिए बिसाइड्स यूज किया हमने। क्लियर। अब है हमारे पास जो पेयर वो है फ्यूअर और लेस का। दोनों का मतलब होता है कम। देखिए दोनों का मतलब है कम, लेकिन जो चीज़ आप गिन सकें उसके साथ आप फ्यूअर का यूज़ करते हैं, और जो चीज़ आप गिन ना सकें जिसे अनकाउंटेबल कहा जाता है उसके साथ आप लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे टाइम है तो आप लेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर वर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टुडे दैन यस्टरडे। तो अगर कल से तुलना करें, ठीक है, तो आज कक्षा में कल की तुलना में कम छात्र थे। एंड देयर वॉज लेस टाइम, ठीक है। देखिए फ्यूअर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है मतलब गिन सकते हैं हम इन्हें, स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं तो फ्यूअर यूज किया, टाइम को हम अनकाउंटेबल मानते हैं तो लेस यूज किया। देयर वॉज लेस टाइम टू कंप्लीट द लेसन, मतलब सबक पूरा करने के लिए, लेसन पूरा करने के लिए समय कम था। अब जो हमारे पास अगला पेयर है वो है एडिशन एंड एडिशन का, ठीक है। सो एडिशन को हम बोलते हैं जोड़, द एक्ट ऑफ एडिंग समथिंग टू समथिंग एल्स। जैसे आप जोड़ करते हैं, मैथ्स में भी आ जाए तो भी समझ जाएंगे, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं एडिशन। इसका मतलब होता है संस्करण, अ पर्टिकुलर वर्जन और पब्लिकेशन ऑफ अ बुक। जैसे हम कहते हैं कि सेकेंड एडिशन आ गई बुक की, थर्ड एडिशन आ गई, ऐसे। द एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स मेड द न्यू एडिशन ऑफ द डिक्शनरी मोर अट्रैक्टिव टू कस्टमर्स। तो एक ये हो गया आपके पास और एक ये हो गया, तो ये एडिशन ऑफ द डिक्शनरी है और यहाँ द एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स है। नए शब्दों के जुड़ने से शब्दकोश का नया संस्करण, ठीक है, ये एडिशन वाला ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक बन गया। अब हम आ गए यहाँ पर इस पेयर में, देखिए क्या है, ये है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट, ठीक है। वो क्या है एक्सेप्ट, ये क्या है एक्सेप्ट। तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और ये जो EX है इसका मतलब होता है छोड़कर, ठीक है, मतलब उसको छोड़कर अलग से। जैसे कि यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कोई चीज़, ये दिखा रहे हैं, और यहाँ अगर इनको देखें तो इस पर्पल वाले को छोड़कर सारे जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूड और लीव आउट। एग्जाम्पल, आई एक्सेप्ट योर ऑफर एक्सेप्ट फॉर द लास्ट कंडीशन। तो यहाँ क्या है कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, लेकिन बस अंतिम शर्त को छोड़कर। तो अंतिम शर्त को छोड़कर बोलने के लिए हमने क्या यूज़ किया, एक्सेप्ट फॉर। क्लियर। अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर। अगला है अफेक्ट एंड इफेक्ट का। सो अफेक्ट जो है इसका मतलब है प्रभावित करना, ठीक है, ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, टू इन्फ्लुएंस और हैव एन इम्पैक्ट ऑन समथिंग। और ये जो इफेक्ट है इसका मतलब है परिणाम, निष्कर्ष, ठीक है। तो ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, अ रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यू पॉलिसी विल अफेक्ट एवरीवन। तो यहाँ ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है ना। देखिए नई नीति सबको प्रभावित करेगी, बट वी डोंट नो व्हाट इट्स इफेक्ट विल बी येट। लेकिन हमें अभी तक इसके परिणाम का पता नहीं है, तो इसे आप वर्ब की तरह यूज नहीं करते, इसे वर्ब की तरह यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला पेयर है हमारे पास अल्यूजन एंड इल्यूजन का। सो अल्यूजन मतलब होता है संकेत, एंड इनडायरेक्ट और ब्रीफ रेफरेंस टू समथिंग। संकेत आप देते किसी को तो वो है ये, और ये जो इल्यूजन है ये भ्रम है, अ फॉल्स परसेप्शन और बिलीफ, भ्रम। देखिए एग्जांपल, द ऑथर मेड एन अल्यूजन to the famous novel, but it was just an illusion that the two stories were connected. लेकिन ये केवल एक भ्रम था। लेखक ने प्रसिद्ध उपन्यास का संकेत दिया, लेकिन यह केवल एक भ्रम था कि दोनों कहानियों के बीच कोई संबंध है, ठीक है। कोशिश मैंने की है कि एक ही एग्जाम्पल में आपको दोनों वर्ड्स दिखा सकूं, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से कंपेयर कर पाएं। फिर है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। दोनों की प्रोनाउंसिएशंस सेम है। क्या फ़र्क है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है। अगेन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप याद रखें कि कौन सा लिखना है आपको। पहले अर्थ को समझते हैं। ये जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है तारीफ, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमिरेशन। और ये जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट है ये पूरक होता है, समथिंग दैट कंप्लीट्स और इनहैंसेस समथिंग एल्स। जो किसी चीज़ में अगर ऐड कर दे तो उसको पूरा कर दे, इसीलिए इसे पूरक बोला जाता है। द न्यू कर्टन्स compliment the room's decor and her guests' compliments made her happy. So नए पर्दे कमरे की सजावट के पूरक हैं, देखिए पूरक हैं, और उसके मेहमानों की तारीफों ने उसे खुश कर दिया। अब याद कैसे रखें, तो आप ऐसे याद रखिए, आपको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता होगा। अपनी तारीफ, मैं,
मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आई है, अपनी तारीफ आ रही है, ठीक है। सो ऐसे याद रखेंगे तो अगले वाले दूसरे वाले में ई आएगा, ये आप सोच पाएंगे। फिर है हमारे पास ये एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। सो एमिग्रेट जो है इसका मतलब होता है प्रवास करना और इमिग्रेट का मतलब होता है प्रवेश करना। थोड़ा सा फर्क है, ये ध्यान रखिए। ये जो है एमिग्रेट, ये क्या है, टू लीव वंस ओन कंट्री टू लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री, मतलब अपने देश को छोड़ना। यहाँ पर फोकस इस पर है, आप परमानेंटली रहने जा रहे हैं दूसरी कंट्री में बट अपने कंट्री को छोड़ना, इस पर फोकस है। और इमिग्रेट में क्या है, प्रवेश करना, टू कम टू अ न्यू कंट्री टू लिव परमानेंटली। इसमें भी इट्स बट ऑब्वियस कि आप अपना देश छोड़ रहे हैं दूसरी जगह आ रहे हैं, लेकिन यहाँ फोकस आने पर है, जाने पर नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स एमिग्रेटेड फ्रॉम इटली टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन द अर्ली 1900s। मेरे दादाजी और दादी जी ने शुरुआती 1900 के दशक में इटली से अमेरिका का प्रवास किया था, तो मतलब इटली से प्रवास किया था, इसलिए एमिग्रेटेड हमने यूज़ किया। और यहाँ क्या है, ही इमिग्रेटेड टू कनाडा फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि दक्षिण अफ्रीका से कनाडा प्रवेश किया था, ठीक है, तो फोकस इस पर है। सो हमने क्या किया, इमिग्रेटेड टू कनाडा यूज़ किया। उसको भी उस तरीके से बनाना चाहिए, इसकी हेल्प से तो भी बन जाएगा, बट थोड़े वर्ड्स इधर उधर होंगे, ठीक है। अगले पेयर पे आते हैं, फार्दर वर्सेस फर्दर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फार्दर, ये है फर्दर। फार्दर का मतलब होता है और दूर, फर्दर का मतलब होता है और आगे। बट एक चीज़ है जो कॉमन भी है, वो भी समझेंगे। फार्दर इज़ यूज टू रिफर टू फिजिकल डिस्टेंस, मतलब अगर फिजिकल डिस्टेंस दूरी आप दिखा रहे हैं तो आप फार्दर का यूज़ करते हैं। और फर्दर के साथ क्या, यूज टू रिफर टू फिजिकल डिस्टेंस, मतलब फिजिकल डिस्टेंस के लिए आप फार्दर भी यूज़ कर सकते हैं, फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। बट फर्दर एक और जगह पर यूज़ होता है, और एन एक्सटेंट और डिग्री। तो कन्फ्यूजन ना उसके लिए क्या कीजिए कि जब भी डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बताना है तो ये यूज़ कर लीजिए, और एक्सटेंट या डिग्री बतानी है तो ये यूज़ कर लीजिए। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। द ट्रेन स्टेशन इज फार्दर अवे देन आई थॉट। तो ट्रेन स्टेशन क्या है, रेलवे स्टेशन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक दूर है, फार्दर अवे देन आई थॉट। ये फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एंड आई नीड टू वॉक फर्दर टू गेट टू द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ वॉक फर्दर हम कह रहे हैं, तो ये हम एक्सटेंट या डिग्री की बात कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें फर्दर का यूज़ होता है, वहाँ आप फार्दर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है ये अडैप्ट वर्सेस अडॉप्ट। ये अडैप्ट है, ये अडॉप्ट है, अडैप्ट अडॉप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है अनुकूलित करना, टू चेंज और एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। जैसे आप नई जगह पर जाओ और वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करें, तो उसे अपने अनुकूल बना लिया, खुद को उसके अनुकूल बना ले, ये वाली बात है, तो ये अडैप्ट हो गया। और यहाँ है अडॉप्ट, मतलब अपनाना। जैसे किसी बच्चे को गोद लें तो अडॉप्ट करते हैं उसे, ठीक है। ही हैड टू अडैप्ट टू द न्यू कल्चर व्हेन ही अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। जब उन्होंने एक अलग देश से एक बच्चे को गोद लिया, तो वो यहाँ पर है, ठीक है, गोद लेने वाली इंग्लिश, तो उन्हें नई संस्कृति के अनुकूल होना पड़ा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हमारे पास जो पेयर है वो है एमिनेंट एंड इमिनेंट का। सो एमिनेंट जो है इसका मतलब है प्रख्यात, वेल नोन और रिस्पेक्टेड, ठीक है, जैसे जो फेमस कह सकते हैं, जो फेमस हो। और इमिनेंट जो है वो है निकटस्थ, अबाउट टू हैपन और अकर सून, ठीक है, जो होने वाला है। द eminent professor gave a lecture on the imminent, ध्यान दें, on the imminent danger of climate change। प्रख्यात प्रोफेसर, सो एमिनेंट प्रोफेसर, प्रख्यात प्रोफेसर ने जलवायु परिवर्तन के निकटस्थ खतरे पर एक व्याख्यान दिया, ठीक है, जो आने वाला था, लाइक करीब था, होने वाला था। अब है हमारे पास प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। फर्क क्या है, यहाँ है PLE और यहाँ है PAL, और दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो समझिए। PLE वाला जो प्रिंसिपल है ये सिद्धांत को बोलते हैं हम, किसी सिद्धांत को प्रिंसिपल बोलेंगे आप, अ फंडामेंटल ट्रुथ और बिलीफ। और जो PAL है ये मुख्य, ठीक है, जैसे हम प्रधानाचार्य बोलते हैं तो प्रिंसिपल बोलते हैं, मुख्य इन्हें बोला जाएगा। द लीडर और हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल, ठीक है, तो प्रधानाचार्य को भी हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे ये समझेंगे, लिखते वक्त कौन सा लिखे, अक्सर कंफ्यूजन होती है। पहले ये देखते एग्जाम्पल। द स्कूल प्रिंसिपल एनफोर्स्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। सो स्कूल प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य हो गए, और उन्होंने क्या इन्फोर्स किया, ये प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। सो स्कूल के प्रधानाचार्य ने छात्रों के बीच निष्पक्षता के सिद्धांत को लागू किया। तो सिद्धांत के लिए हमने ये यूज किया। अब याद कैसे रखेंगे, आप इसको याद रख लो। तो जैसे हम पाल बोले अगर, ठीक है, नगर पाल, और इस तरीके से ध्यान रखें तो पाल बोलते हैं वहाँ पे, तो वो मुख्य होते हैं। तो ऐसे अगर याद रखेंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये वाला PAL पाल है तो दूसरे वाले में PLE आएगा,
ठीक है। 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को कंबाइन करके मैंने आपके लिए एक प्यारी सी बुक बनाई है जिससे आप 0 लेवल से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। मतलब अगर आपने शुरुआत की है तो आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं उस बुक की मदद से। ये बुक अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर, उसके अलावा आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। और गाइस बुक लेने के बाद रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा 5 स्टार रेटिंग के साथ। अब हमारा जो लास्ट पेयर है वो है सेंसिबल और सेंसिटिव का। दोनों में फ़र्क है। देखिए सेंसिबल मतलब होता है समझदारी, प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल, एंड जो सेंसिटिव है इसका मतलब है संवेदनशील, ईजिली अफेक्टेड और हर्ट इमोशनली और फिजिकली। एग्जाम्पल देखिए क्लियर होगा। इट वुड बी सेंसिबल टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला ऑन अ रेनी डे, मतलब बारिश के दिन छाता लाना समझदारी होगी। एंड सम पीपल आर मोर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म दैन अदर्स, और कुछ लोग दूसरों की तुलना में आलोचना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन आपको किस वर्ड को लेकर थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, दिल मांगे मोर। गाइस आप करते रहें प्रैक्टिस, मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।